वेलकम टू यूपीएससी एग्ज़ाम प्रेप में। आज है 2 अगस्त 2023। आइए देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार के बारे में। पुणे दौरे पर प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, यह एक तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा 1983 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम करते हुए उल्लेखनीय और असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। लोकमान्य तिलक कौन थे, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक आमतौर पर उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। वह आधुनिक भारत के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे और संभवतः भारत के लिए स्वराज्य या स्वशासन के सबसे मजबूत समर्थक थे। उन्हें उनके नारे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा के लिए जाना जाता है। इनका जन्म केशव गंगाधर तिलक के नाम से हुआ था और उनके अनुयायियों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी, जिनका अर्थ है वह जो लोगों द्वारा पूजनीय है। उन्हें एक उग्र राष्ट्रवादी माना जाता था। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। वह वर्ष 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हुए। उन्होंने 1916 से 18 में जीएस खापड़े और एनी बेसेंट के साथ ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना में भी मदद की थी। तिलक ने महाराष्ट्र के मध्य प्रांत और कर्नाटक और बरार क्षेत्र में अपनी होम रूल लीग की शुरुआत की। भारत के शेष भाग में बेसेंट लीग सक्रिय थी। इसका उद्देश्य स्वशासन की वकालत करना और भारत के स्वयं पर शासन करने के अधिकार के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना था। साहित्यिक क्षेत्र में तिलक एक प्रखर लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए अपने समाचार पत्र मराठी में केसरी अर्थात शेर और बाद में अंग्रेजी में मराठा का उपयोग किया। इनके कुछ उल्लेखनीय साहित्यिक कार्यों में द आर्कटिक होम इन द वेदास शामिल हैं, जहां उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया कि वेदों की उत्पत्ति आर्कटिक क्षेत्र में हुई थी और श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से भगवत गीता की व्याख्या है। वह तिलक एक शिक्षाविद के बारे में, तो तिलक ने शिक्षा की शक्ति में विश्वास किया और 1884 में पुणे में दक्कन शिक्षा सोसाइटी की भी स्थापना की। सोसाइटी ने फर्ग्यूसन कॉलेज और न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, जिसमें महाराष्ट्र में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित पढ़ाते थे। सामाजिक सुधार में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सामाजिक सुधार के भी समर्थक रहे थे। उन्होंने छुआछूत और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन का भी सक्रिय रूप से समर्थन किया और महिलाओं के लिए शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। लाल बाल पाल उनके राजनीतिक साथी के रूप में बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे लोकप्रिय नेता थे और तीनों को लोकप्रिय रूप से लाल बाल पाल तिगड़ी के रूप में जाना जाता था। इन्हें कई मौक़ों पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनका सबसे लंबा कारावास 1908 से 1914 तक रहा, जिसके दौरान इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य भगवत गीता का रहस्य लिखी। इन्होंने 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसने राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता प्रदान की। हमारा अगला आर्टिकल मेटावर्स के बारे में है। तो मेटावर्स, यह एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मेटावर्स उपयोगकर्ता 2026 तक 600 मिलियन से अधिक हो जाएंगे। आइए मेटावर्स के बारे में जानते हैं। तो ये एक आभासी या डिजिटल ब्रह्मांड को संदर्भित करता है, जहां लोग एक साझा ऑनलाइन स्थान में एक दूसरे और डिजिटल वस्तुओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति, मेटावर्स शब्द पहली बार लेखक नील स्टीफेंसन के 1992 के विज्ञान कल्पना उपन्यास स्नो क्रैश में दिखाई दिया, जो एक ऐसे भविष्य का वर्णन करता है जहां लाखों लोग साइबर स्पेस क्षेत्र में भाग लेने के लिए आभासी अवतार का उपयोग करते हैं। मेटावर्स अनिवार्य रूप से इंटरनेट के माध्यम से पहुंच योग्य आभासी दुनिया, संवर्धित वास्तविकता और
आभासी वास्तविकता वातावरण का एक परस्पर जुड़ा हुआ नेटवर्क है। उपयोगकर्ता इस डिजिटल क्षेत्र में अवतार बना सकते हैं तथा दूसरों के साथ मेल जोल बढ़ा सकते हैं, विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, आवासीय परिदृश्यों का पता लगा सकते हैं और यहाँ तक कि व्यवसाय संचालित भी कर सकते हैं या आवासीय वस्तुओं और सेवाओं का भी व्यापार कर सकते हैं। मेटावर्स के तत्वों में आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म, ऑगमेंटेड रियलिटी अनुभव, ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया, आभासी वाणिज्य और आभासी कला गैलरी शामिल हैं। मेटावर्स का उद्देश्य भौतिक और डिजिटल दुनिया के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हुए एक सहज और गहन अनुभव प्रदान करना है। मेटावर्स पूर्व में फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और रोबॉक्स जैसी कंपनियां मेटावर्स में भारी निवेश कर रही हैं और इसे आने वाले वर्षों में प्रौद्योगिकी उद्योग में विकास के संभावित प्रमुख चालक के रूप में देखा जा रहा है। और आइए संवर्धित वास्तविकता के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये वास्तविक भौतिक दुनिया का एक उन्नत संस्करण है जिसे डिजिटल दृश्य तत्वों, ध्वनि या अन्य संवेदी उत्तेजनाओं के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से वितरित किया जाता है। ये वास्तविक जीवन के वातावरण और वस्तुओं पर डिजिटल सामग्री को ओवरले करता है। ये 3D अनुभव बनाने के लिए वास्तविक दुनिया की वस्तुओं पर डिजिटली जानकारी को अध्यारोपित करके काम करता है, जो उपयोगकर्ताओं को भौतिक और डिजिटल दुनिया दोनों दुनिया के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। आभासी वास्तविकता, जो अपना साइबर वातावरण बनाता है, के विपरीत एक मौजूदा दुनिया को वैसे ही जोड़ता है जैसा वह है। आभासी वास्तविकता क्या है? तो यह एक सिमुलेटेड 3D वातावरण है जो उपयोगकर्ताओं को आभासी परिवेश का पता लगाने और उसके साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है, जो वास्तविकता का अनुमान लगाता है, जैसा कि उपयोगकर्ताओं की इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। पर्यावरण कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ बनाया गया है और उपयोगकर्ताओं को पर्यावरण के साथ बातचीत करने के लिए हेलमेट या चश्मा, वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट या हेलमेट जैसे उपकरण पहनने की आवश्यकता होती है। हमारा अगला आर्टिकल सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य के बारे में है। तो अभी हाल ही में सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य में हिरणों के लिए बनाए गए जाल में फंसने के बाद एक नर बाघ को मृत पाया गया था। सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य के बारे में, तो ये तमिलनाडु के ईरोड जिले में नीलगिरी जीव मंडल आगार में पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम बिंदु पर स्थित है। इसका क्षेत्र मुदुमलाई बाघ अभ्यारण्य, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक और बीआर बाघ अभ्यारण्य और वन्यजीव बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक से सटा हुआ है। ये अभ्यारण्य मिलकर नीलगिरी जीव मंडल आगार का निर्माण करते हैं, जिसमें 280 से अधिक बाघों के साथ दुनिया में बाघों की सबसे अधिक बड़ी आबादी रहती है। भूभाग की बात करें तो ये पहाड़ी और उतार चढ़ाव वाला भूभाग है और इसकी ऊंचाई 750 मीटर से 1649 मीटर के बीच मानी जाती है। इसमें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वन और मिश्रित पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार वन और रिपेरियन वन शामिल हैं। यहाँ की जलवायु में उपोष्ण कटिबंधीय और शुष्क जलवायु पाई जाती है। गर्मियाँ गर्म और शुष्क होती हैं। मानसून के समय गीला और ठंडा होने के साथ नदी में बाढ़ आ जाती है। यहाँ इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख नदियों में भवानी, मोयार और नोयल नदियाँ शामिल हैं। यहाँ पर जनजातीय समुदायों में इरूला और कुरुम्बा जनजाति सहित कई स्वदेशीय जनजाति समुदायों का निवास स्थल है। वनस्पतियों में पेड़ और झाड़ियों की सामान्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अल्बिजिया, अमारा, क्लोरोक्लोन, स्किटनिया, जाइरोकार्पस, जैकनी, नीम, इमली, चंदन, रैंडी, डुमेटोरम, जिजीफस और अन्य वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं। जीव जंतुओं में हाथी, बाघ, पैंथर, स्लॉथ, भालू, गौर, काला हिरण, चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर, काला लंगूर, सामान्य लंगूर, नीलगिरी लंगूर, धारीदार गर्दन वाला नेवला आदि, बोनट मकाक आदि पाए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में है। तो अभी हाल ही में देखा गया कि यूनेस्को की विरासत समिति ने ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में
इस खतरे के स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने से रोक लगा दी है, लेकिन चेतावनी जरूर दी है कि दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषण और महासागरों के गर्म होने से गंभीर खतरे में है। आइए जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। तो यह कोरल सागर में क्वासीलैंड को ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। यह लगभग उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में 2000 किमी से अधिक तक फैला हुआ है, समुद्र तट से 16 से 160 किलोमीटर तक की दूरी पर, और इसकी चौड़ाई 60 से 250 किलोमीटर तक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,50,000 वर्ग किलोमीटर है। ग्रेट बैरियर रीफ का अधिकांश भाग एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, जिसका प्रबंधन ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ समुद्री पार्क प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जैव विविधता अनुमान है कि ये प्रवाल भित्ति मछलियों की लगभग 1500 प्रजातियों और लगभग 600 विभिन्न प्रवाल प्रजातियों का घर है। प्रवाल के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। इसमें प्रवाल समुद्री अकशेरुकी जानवर हैं जो फाइलम निडारिया से संबंधित हैं। प्रवाल अलग अलग पॉलिप के रूप में मौजूद होते हैं, जो छोटे थैली जैसे जीव होते हैं जिनका मुंह स्पर्श सूत्रों से घिरा होता है। पॉलिप कैल्शियम कार्बोनेट से बने एक कठोर बाहरी कंकाल का स्राव करते हैं, जो प्रवाल संरचना का आधार बनता है। अधिकांश पॉलिप सैकड़ों से हजारों आनुवांशिक रूप से समान पॉलिप के समूह में रहते हैं, जो एक कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी का निर्माण बंडिंग नामक प्रक्रिया से होता है, जहां मूल पॉलिप वस्तुतः अपनी प्रतियां विकसित करता है। कई प्रवालों का जूजेंथली नामक एक एकल कोशिका वाले शैवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है। ये शैवाल प्रवाल के ऊतकों के भीतर रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उन्हें आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बदले में प्रवाल सुरक्षा और अच्छी रोशनी वाले उथले पानी में पनपने के लिए जगह प्रदान करते हैं। प्रवाल भित्ति क्या है? तो प्रवाल पॉलिप कैल्शियम कार्बोनेट से बने एक कठोर कंकाल का स्राव करते हैं, जो समय के साथ भित्तियों का निर्माण करता है। इसलिए प्रवाल भित्तियां लाखों छोटे पॉलिप द्वारा निर्मित होती हैं, जो एक बड़ी कार्बोनेट संरचना बनाती हैं। प्रवाल व्यंजन क्या है? तो जब उच्च तापमान, प्रदूषण या अन्य कारकों से ज़्यादा तनाव होता है तो प्रवाल अपने जूजेंथली को बाहर निकाल देते हैं, जिससे प्रवाल व्यंजन हो जाता है। अपने सहजीवी शैवाल के बिना प्रवाल अपना जीवंत रंग खो देते हैं और बीमारी और मृत्यु दर के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल ट्रांसलूनर इंजेक्शन के बारे में है। अभी हाल ही में देखा गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर ले जाने के लिए ट्रांसलूनर इंजेक्शन का प्रदर्शन किया था। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के बारे में, तो यह एक अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से एक प्रक्षेप पथ पर भेजने के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पैंतरेबाजी या क्रिटिकल मैनोवर है, जो उन्हें चंद्रमा तक ले जाएगा। ये चंद्र मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने और चंद्रमा की यात्रा करने में सक्षम बनाता है। ये कब किया जाता है? जब अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में एक विशिष्ट बिंदु पर होता है, जिसे पेरिजी या पृथ्वी के निकटतम बिंदु के रूप में जाना जाता है। ये कैसे किया जाता है? तो ये इसके दौरान अंतरिक्ष यान की प्रणोदन प्रणाली अंतरिक्ष यान को गति देने के लिए अपने इंजनों को सक्रिय करती है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने और चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए पर्याप्त गति प्राप्त कर लेता है। थ्रस्ट की मात्रा और TLI बर्न की अवधि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान, पृथ्वी की कक्षा में इसका वेग और विशिष्ट मिशन उद्देश्य शामिल है। आगे क्या होता है? तो आगे एक बार जब TLI सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो अंतरिक्ष यान को चंद्र प्रक्षेप पथ पर ले जाया जाता है और ये पृथ्वी से आगे बढ़ने के बिना चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है। TLI के बाद अंतरिक्ष यान सामान्यतः एक स्थानांतरण कक्षा में प्रवेश करता है, जो एक अंडाकार पथ व चंद्रमा की कक्षा के साथ प्रतिच्छेद करता है।
अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह तक पहुंचने तक अपनी अत्यधिक विलक्षण कक्षा में यात्रा करता रहता है। जैसे ही अंतरिक्ष यान चंद्रमा के करीब पहुंचता है, यह मिशन के लक्ष्यों के आधार पर चंद्र कक्षा में प्रवेश करने या चंद्र सतह पर उतरने के लिए चंद्र कक्षा सम्मेलन जैसे अतिरिक्त पैंतरेबाजी कर सकता है। अपोलो मिशन, चांग ई मिशन और आर्टेमिस मिशन सहित चंद्रमा पर कई मिशनों पर TLI-1 सफलतापूर्वक किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल रेलवे सुरक्षा बल के बारे में है। अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF के एक कांस्टेबल ने मुंबई जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में सवार 4 लोगों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी है, इसलिए ये टॉपिक चर्चा में आया है। तो आइए देखते हैं रेलवे सुरक्षा बल के बारे में। RPF का इतिहास 1882 का है, जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपने स्वयं के गार्ड नियुक्त किए थे। वर्ष 1957 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक बल घोषित किया गया और बाद में वर्ष 1985 में इसे भारत संघ का एक सशस्त्र बल घोषित किया गया। 2003 में RPF ने आंशिक रूप से यात्री दोनों को एस्कॉर्ट और रेलवे स्टेशनों पर पहुंच नियंत्रण का कर्तव्य संभाला। इसका नेतृत्व एक महानिदेशक द्वारा किया जाता है। ये केंद्रीय रेल मंत्रालय के परिचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सशस्त्र बल है। इसका काम रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्रों और स्वयं यात्रियों की सुरक्षा करना है। राजकीय रेलवे पुलिस क्या है? तो GRP जिला पुलिस बल का एक हिस्सा है जो राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है। ये RPF के साथ मिलकर काम करता है और आदर्श परिस्थितियों में इसके संचालन को पूरक और मजबूत करता है। वे आमतौर पर रेलवे पर अपराध को रोकथाम और पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारा अगला आर्टिकल अकीरा रैनसमवेयर के बारे में है। अकीरा अभी हाल ही में भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने अकीरा नामक रैनसमवेयर के लिए अलर्ट जारी किया। अकीरा रैनसमवेयर के बारे में इसे डेटा इनक्रिप्ट करने, रैनसमवेयर नोट बनाने और प्रभावित डिवाइस पर विंडोज शैडो वॉल्यूम प्रतियां हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रैनसमवेयर को इसका नाम सभी इनक्रिप्टेड फाइलों के फाइल नामों को अकीरा एक्सटेंशन के रूप के साथ जोड़कर संशोधित करने की क्षमता के कारण मिला है। अकीरा रैनसमवेयर के बारे में, तो अकीरा रैनसमवेयर को प्रोसेसर को बंद करने या विंडोज सेवाओं को बंद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे प्रभावित सिस्टम पर फाइलों को इनक्रिप्ट करने से रोक सकता है। ये उपयोगकर्ताओं को दुर्भाग्यपूर्ण फाइलों को डाउनलोड करने के लिए धोखा देने के लिए VPN सेवाओं का उपयोग करता है, खासकर जब उपयोगकर्ताओं ने 2 कारक प्रमाणीकरण सक्षम नहीं किया है। रैनसमवेयर इनक्रिप्टेड प्रक्रिया में किसी भी हस्तक्षेप को रोकते हुए विंडोज रिस्टार्ट मैनेजर API का उपयोग करके सक्रिय विंडोज सेवाओं को भी समाप्त कर देता है। इसे प्रोग्राम डेटा रिसाइकल बिन, बूट सिस्टम वॉल्यूम जानकारी और सिस्टम स्थिरता में सहायक अन्य फोल्डरों को इनक्रिप्ट नहीं करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये SYN, MSL और EXE जैसे एक्सटेंशन के साथ विंडोज सिस्टम फाइलों को संशोधित करने से भी बचाता है। एक बार जब संवेदनशील डेटा चोरी हो जाता है और इनक्रिप्ट हो जाता है तो रैनसमवेयर अकीरा readme.txt नामक एक नोट छोड़ देता है, जिसमें हमले के बारे में जानकारी और अकीरा की लीक और बातचीत साइट का लिंक शामिल होता है। प्रत्येक पीड़ित को धमकी देने वाले अभिनेता की टोर साइट में दर्ज करने के लिए एक अद्वितीय बातचीत पासवर्ड भी दिया जाता है। अन्य रैनसमवेयर के बारे ऑपरेशनों के विपरीत इस बातचीत साइट में केवल एक चैट सिस्टम शामिल है, जिसका उपयोग पीड़ित रैनसमवेयर ग्रोह के साथ संवाद करने के लिए कर सकता है। रैनसमवेयर उपकरणों को कैसे संक्रमित करता है? तो रैनसमवेयर आमतौर पर स्पेयर फिशिंग ईमेल के माध्यम से फैलता है, जिसमें संग्रहित सामग्री फाइलों के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण अनुलग्न होते हैं। उपकरणों को संक्रमित करने के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य विधियों में ड्राइव बाय डाउनलोड एक साइबर हमला शामिल है, जो अनजाने में डिवाइस पर दुर्भाग्यपूर्ण कोड डाउनलोड करता है और ईमेल में विशेष रूप से तैयार किए गए वेब लिंक
जिन पर क्लिक करने से दुर्भाग्यपूर्ण कोड डाउनलोड होता है। कथित तौर पर रैनसमवेयर असुरक्षित रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के माध्यम से भी फैलता है। हमारा अगला आर्टिकल वेस्टर्न ट्रैगोपैन के बारे में है। तो ये एक पक्षी है। हिमाचल प्रदेश के सराहन तीतर संरक्षण प्रजनन केंद्र में वेस्टर्न ट्रैगोपैन की आबादी में धीरे धीरे वृद्धि देखी गई है, जिससे इसके अस्तित्व और विकास के लिए कुछ आशा की किरण जगी है। तो आइए जानते हैं वेस्टर्न ट्रैगोपैन के बारे में। इसे वेस्टर्न सींग वाले ट्रैगोपैन के रूप में भी जाना जाता है। यह सभी जीवित तीतरों में सबसे दुर्लभ है। अपने सुंदर पंखों और बड़े आकार के कारण इस पक्षी को स्थानीय रूप से जुजुराना या पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। यह उत्तर पश्चिम हिमालय में उत्तरी पाकिस्तान में हजारा से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के माध्यम से गढ़वाल के पश्चिमी भाग तक एक संकीर्ण सीमा के भीतर का स्थानीय पक्षी है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के वन क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में पश्चिमी ट्रैगोपैन की दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात आबादी है। ये घने जंगल के नीचे रिंगाल बांस का निवास स्थान पसंद करता है। ये अधिकतर पत्तियों, टहनियों और बीजों पर भोजन करता है, लेकिन कीड़े और अन्य अकशेरुकीय जीवों को भी खा लेता है। इसका खतरा किससे है? तो इसका निवास स्थान का ह्रास हो रहा है, शिकारियों का भी दबाव है और मानव जनित जो भी गड़बड़ी हैं, जिससे पशुधन चराई, औषधीय जड़ी बूटियां जैसे लघु वन उपज आदि संग्रह आदि से शामिल होते हैं, इससे भी इसको खतरा है। संरक्षण की इसकी स्थिति तो AIUCN में असुरक्षित घोषित किया है। हमारा अगला आर्टिकल इंडिया स्टैक के बारे में है। तो आइए जानते हैं इंडिया स्टैक के बारे में। इंडिया स्टैक हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय MIT और पापुआ न्यू गिनी के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया स्टैक के बारे में तो यह एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस EPI का एक सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने की अनुमति देता है। इंडिया स्टैक में ओपन API की 3 परतें होती हैं: पहचान, भुगतान और डेटा। हालांकि इस परियोजना के नाम में इंडिया शब्द है, लेकिन इंडिया स्टैक का दृष्टिकोण किसी एक देश तक सीमित नहीं है। इसे किसी भी देश पर लागू किया जा सकता है, चाहे वह विकसित देश हो या उभरता हुआ विकासशील देश हो। प्रदान की गई 4 अलग अलग प्रौद्योगिकियां परतें हैं इसमें। इसकी उपस्थिति रहित परत, तो जहां एक सार्वभौमिक बायोमेट्रिक डिजिटल पहचान लोगों को देश में कहीं से भी किसी भी सेवा में भाग लेने की अनुमति देती है। दूसरी है कागज रहित परत, पेपरलेस लेयर, जहां डिजिटल रिकॉर्ड किसी व्यक्ति की डिजिटल पहचान के साथ चलते हैं, जिससे भारी मात्रा में कागज संग्रह और भंडारण की आवश्यकता को समाप्त हो जाती है। तीसरा कैशलेस परत, जहां भुगतान को लोकतांत्रिक बनाने के लिए देश के सभी बैंक खातों और वॉलेट के लिए एक ही इंटरफेस होता है। चौथी है सहमति परत, जो डेटा के बाजार को लोकतांत्रिक बनाने के लिए डेटा को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। कुछ API को इंडिया स्टैक का केंद्रीय हिस्सा है: आधार प्रूफ, आधार KYC, ई-साइन, डिजिटल लॉकर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। iSPRIT की ओपन EPI टीम इन EPI और प्रणालियों के विकास और प्रचार में एक निःशुल्क भागीदार रही है। EPI क्या है? तो EPI के संदर्भ में यह एक एप्लीकेशन शब्द एक विशिष्ट फंक्शन वाले किसी भी सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है। इंटरफेस को 2 अनुप्रयोगों के बीच सेवा के अनुबंध के रूप में माना जा सकता है। यह अनुबंध परिभाषित करता है कि अनुरोधों को और प्रक्रियाओं का उपयोग करके दोनों एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं। उनके EPI दस्तावेजों में यह जानकारी होती है कि डेवलपर्स उन अनुरोधों और प्रतिक्रियाओं को कैसे संचरित करते हैं। हमारा अगला और लास्ट आर्टिकल है भोजपत्र वृक्ष के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों है? तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने मन की बात के 103वें कार्यक्रम संस्करण में बद्रीनाथ के पास माडा गांव की महिलाओं द्वारा भोजपत्र सुलेख के व्यवसाय पर
पर प्रकाश डाला है, इसलिए ये चर्चा में है। तो भोजपत्र वृक्ष के बारे में आइए थोड़ा जान लेते हैं। इसे हिमालयन बर्च के नाम से भी जाना जाता है और ये हिमालय में व्यापक रूप से पाया जाता है। ये पश्चिमी हिमालय का मूल निवासी एक पर्णपाती वृक्ष है जो 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर उगता है। इसमें अत्यधिक ठंड सहने की भी क्षमता है जो इसे हिमालयन क्षेत्र में वृक्ष रेखा बनाने की अनुमति देती है। ये एक लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजाति है जो 400 साल तक जीवित रह सकती है और हिमालय में एकमात्र एंजियोस्पर्म है जो उप अल्पाइन ऊंचाई पर एक व्यापक क्षेत्र पर हावी है। इसका वितरण ये उत्तर पश्चिम हिमालय में 3100 से 3800 मीटर की ऊंचाई पर व्यापक रूप से वितरित है। ये मिट्टी के कटाव को कम करके और वृक्ष रेखा के नीचे शेष जंगलों और उप अल्पाइन घास के मैदानों के लिए जैव ढाल बनाकर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में योगदान देता है। इस पेड़ की छाल का उपयोग हमारे देश में सदियों से संस्कृत और अन्य लिपियों में लंबे समय से ग्रंथ लिखने के लिए किया जाता था। खासकर ऐतिहासिक उत्तराखंड और कश्मीर में ये पाया जाता है। तो आज का आर्टिकल सारे कंप्लीट हो गए। अगर आर्टिकल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।